हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम एक नया अकाउंटिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक चैप्टर सेम है, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। IFRS 15 के अकॉर्डिंग ही हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कई बार कई कंपनीज जो हैं वो लॉयल्टी पॉइंट्स देती है। ठीक है, कपड़ों के इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन है, टेक्सटाइल के अंदर बड़ा कॉमन है। हम किसी भी शोरूम में जाएं, हम मान लो लिवाइस में जाएं, पीटर इंग्लैंड में जाएं, ठीक है, या फिर शॉपर स्टॉप में शॉपिंग करने जाएं। आजकल तो अपोलो फार्मेसी जो है वो भी ये ऑफर देता है। लॉयल्टी पॉइंट्स आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी के पास शॉपिंग करने गए, सपोज आप लिवाइस में एक जीन्स खरीदने गए और जीन्स की जो भी प्राइस है, सपोज 2000 प्राइस है, तो उन्होंने बोला कि हम आपको इस पर 10% जो है उसका ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन 10% अभी ऑफ नहीं दे रहे, हम आपको इसके बदले लॉयल्टी पॉइंट्स देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको 200 पॉइंट्स मिल जाएंगे सपोज, ठीक है ना। और वो मान लेते हैं कि एक पॉइंट की जो कीमत है वो 1 रुपीज़ है, कितनी भी हो सकती है वैसे तो। ठीक है, तो 200 पॉइंट्स मिल गए और एक पॉइंट की कीमत 1 रुपीज़ है, तो 200 रुपये का आपको ऑफर मिल रहा है। बट वो ऑफर इस तरीके से है कि आपको वो ऑफर इधर ही आके रिडीम होगा। ये जो पॉइंट्स हैं वो इसी लिवाइस, मतलब लिवाइस पे ही, लिवाइस के किसी भी स्टोर पे चले जाओ भले ही कोई दिक्कत नहीं है, बट लिवाइस के अंदर ही आपको रिडीम होंगे। और इसकी एक एक्सपायरी देते हैं हम आपको इतने टाइम में आना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 6 मंथ्स के अंदर आपको मैक्सिमम आना पड़ेगा, वरना ये पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली हम आपको 200 रुपये, जब भी आप आओगे तो 200 रुपये कैश नहीं देंगे वापस से। हम आपको जो आप भी कुछ भी फ्यूचर में परचेज करोगे विद इन द 6 मंथ्स, हम आपको उसके अंदर 200 तक का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से लॉयल्टी प्रोग्राम्स वर्क करते हैं। आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स बोल सकते हो, आप डिस्काउंट वाउचर्स भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि इसके ऊपर लोग क्या करते थे, सीधा जब भी फ्यूचर में परचेज होती थी तो उसको सिंपल डिस्काउंट मान के वो लेस कर देते थे। करंट परचेज में से तो कुछ भी लेस नहीं किया, क्योंकि मान लो अपन ने 2000 की जीन्स खरीदी तो 2000 अपन ने पे कर दिए हैं हैंड टू हैंड ही। बट फ्यूचर की जो परचेज है उसमें से जब 200 रुपये लेस होंगे तो उस टाइम पे उसको डिस्काउंट को लेस कर देते थे। बट अब IFRS 15 है तो अकाउंटिंग क्या है, चेंज हो गई है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको टाइम के साथ खुद भी अपडेट रहना चाहिए रेगुलरली बेसिस पे। ठीक है, तो आपके मन में कभी अकाउंटिंग के बारे में आया होगा, आप कभी स्टोर जाते होंगे तो एज अ फाइनेंस गए आपको पता, मतलब ऐसा लगना चाहिए क्यूरियोसिटी कि हाँ इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो अपन अब उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो ऑब्वियसली हम लोग सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो लिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि लिवाइस क्या एंट्री डालेगा जब उसने पहली बार सेल करी तब। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई डेटर्स वगैरह तो है नहीं। ठीक है, कोई डेटर है नहीं और डिलीवरी सेम पॉइंट पे हो गई तो कोई कॉन्ट्रैक्ट असेट्स भी बुक करने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 से, क्योंकि लिवाइस के पास कितने आ गए, 2000 आ गए। ठीक है, टू रेवेन्यू या फिर सेल, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू आजकल वर्ड यूज होता है तो आप रेवेन्यू डाल दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रेवेन्यू डालें, क्या 2000 डाल दें क्या? नहीं, यहाँ पे 2000 नहीं डाल सकते। अब ये स्टैंडर्ड बोलता है, ध्यान सुनना, अब आपको थोड़ी सी नई चीजें बता रहा हूं मैं। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है IFRS 15, कि आप चेक करो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है, मतलब कितने प्रोमिसेस हैं। तो पता लगा यहाँ पे 2 प्रोमिसेस हैं। हम लोग 2 चीजें कर रहे हैं, लिवाइस जो है वो 2 चीजें कर रहा है। एक तो वो आज जीन्स सेल कर रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज वो फ्यूचर के अंदर एक अपना प्रॉमिस को ऑनर करेगा। प्रॉमिस तो आज कर रहा है बट उसको ऑनर कब करेगा, फ्यूचर के अंदर। और वो क्या है, वो लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहा है। ठीक है,
वो लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहा है, लॉयल्टी पॉइंट बोल दो या डिस्काउंट वाउचर बोल दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्यों? देखो ये लॉयल्टी पॉइंट्स दे तो अभी रहा है, ठीक है, बट ये ऑनर कब होंगे? फ्यूचर के अंदर, अभी ऑनर नहीं होंगे, ये फ्यूचर परचेज में आपको डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन है कंपनी की, लिवाइस की क्या है ये? ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस, ठीक है ना, एक तरीके से कंपनी की लाइबिलिटी वाल लो आप। तो एक तो कंपनी गुड्स डिलीवर कर रही है, वो तो हैंड टू हैंड डिलीवर कर देती है, तो ये तो ऑब्लिगेशन हैंड टू हैंड ही खत्म हो जाएगा, बट ये फ्यूचर की ऑब्लिगेशन रहेगी। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप स्टैंड अलोन प्राइस पता करो, स्टैंड अलोन प्राइस पता करो, ठीक है, कि खाली अगर जीन्स मिलती बिना डिस्काउंट के तो कितने की मिलती? 2000 की, ठीक है, और अगर डिस्काउंट है तो खाली डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 200, ठीक है, तो कितना हुआ? 2200, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ये जो 2000 की टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है, ये 2000 में आपने बेचा गुड्स को, तो 2000 की ट्रांजैक्शन प्राइस को 2 पार्ट में डिवाइड करो। किस किस में? एक तो गुड्स की सेल की वैल्यू में और एक लॉयल्टी पॉइंट्स के अंदर। तो कितना हो जाएगा? करो डिवाइड, 2000 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 2000, मतलब मैं इधर करके दिखाता हूं, 2000 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 2000, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 1818। तो बोलते हैं सेल्स जो है, रेवेन्यू आपको कितने की आज बुक करनी चाहिए? 1818 की। और बाकी क्या करना चाहिए? बाकी आपको करना चाहिए लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स, ठीक है। कितना हो गया बैलेंस आप चेक कर लो, 182। वैसे भी निकाल सकते हो, 2000 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 200, तब भी कितना आएगा? 182 ही आएगा। ये लाइबिलिटी मतलब अब आपकी रेवेन्यू जो आज बुक कर रहे हो आप, वो कम बुक होगी, वो पूरी की पूरी 2000 बुक नहीं कर सकते आप, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स को आप डेफर्ड रेवेन्यू भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? डेफर्ड रेवेन्यू भी बोल सकते हो। बताओ कैसी लगी आपको अकाउंटिंग इसकी? नई आपको अगर पता है तो ठीक है, अच्छी लग रही होगी, बट नहीं पता तो भी अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना। तो थोड़ी सी नई चीज समझ में आई होगी आपको। भाई अभी तक हम लोग इस तरीके की अकाउंटिंग नहीं करते थे, बट ये स्टैंडर्ड आया, स्टैंडर्ड ने चीजें बदल दी। स्टैंडर्ड में भी नहीं लिखा, स्टैंडर्ड का बेसिकली SIC इशू है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है IFRS के सेपरेटली, ठीक है। बड़ी कम अवेयरनेस है लोगों को इसके बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा इसका एक अलग से टॉपिक बना के डाल दिया जाए। अब क्या होगा? ये आज एंट्री हो गई, तो रेवेन्यू जब आप P&L बनाओगे तो रेवेन्यू केवल कितनी बुक कर पाओगे? अभी आपकी रेवेन्यू 1818 की P&L में जाएगी, और लाइबिलिटी ये आपकी बैलेंस शीट में चली गई। तो अब क्या होगा? अब मान लो कस्टमर जो है विद इन 6 मंथ्स वापस आ गया, ठीक है, हम उसके पास वापस चले गए विद इन 6 मंथ्स, और उससे जो है गुड्स परचेज करके ले आए, ठीक है, और हमारे जो पॉइंट्स थे हमने वो भी रिडीम करा लिए, क्लियर। तो अब हम क्या एंट्री पास करें? अब हम जो कंपनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कंपनी ये लाइबिलिटी को खत्म कर देगी, लाइबिलिटी फॉर, क्या नाम है, लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स डेबिट, टू रेवेन्यू या फिर सेल। कितने रुपए से? 182 से। कंपनी ये बुक्स में अपनी एंट्री पास करेगी। मींस क्या हुआ कि कंपनी जो डेफर्ड रेवेन्यू दिखा रही थी, एक्चुअल में रेवेन्यू कब बनेगी कंपनी की? ये 182 जब हम उसके पास, ऐसा कस्टमर उसके पास गुड्स लेने आएंगे वापस से। मान लो हम गुड्स लेने गए ही नहीं, एक ये भी हो सकता है, तो वो पॉइंट्स हमारे क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। भाई हम 6 मंथ्स में कंपनी के पास नहीं गए,
ठीक है, लिवाइस के पास हम अब अगली शॉपिंग के लिए नहीं गए, तो कंपनी के पास जो पॉइंट्स, मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स थे कंपनी के, वो एक्सपायर हो गए। तो कंपनी बोलेगी ठीक है, अब दोबारा तो ये आ नहीं सकता वैसे भी लौट के, ठीक है, इन पॉइंट्स के लिए। तो कंपनी अब क्या एंट्री डाल देगी, अगेन सेम एंट्री डाल देगी, लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू ऑब्लिक सेल्स। ऐसे एंट्री कंपनी डाल देगी। समझ में आया क्या? मैं वापस से बताता हूं आपको क्या हुआ यहाँ पे। भाई हम कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं, तो मान लो 2000 के गुड्स हैं और 200 के अपन को लॉयल्टी पॉइंट्स मिल गए वहां पे, ठीक है, 10% ऑफ मिल गया एक तरीके से, बट वो फ्यूचर परचेज के लिए मिलेगा। तो कितने पॉइंट्स मिल गए? 200 पॉइंट मिल गए। हर पॉइंट की एक वैल्यू होती है, 50 पैसे भी हो सकती है, 2 रुपए भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 1 रुपीज ले लिया। एक्सपायरी हो गई है ना, उसकी एक्सपायरी कितनी है? 6 मंथ्स है। कोई ना कोई एक्सपायरी होती है, 1 मंथ में भी हो जाते हैं कई बार ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है एक्सपायर होने का, आपने ये भी नोट किया होगा। तो अब कंपनी क्या एंट्री डालेगी? सबसे पहले तो कंपनी के पास 2000 रुपये आ गए, ठीक है ना, टू रेवेन्यू। अब रेवेन्यू बुक करते तो उस समय आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपनी की कितनी ऑब्लिगेशंस हैं। 2 ऑब्लिगेशंस है, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? 2 ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। लॉयल्टी पॉइंट्स को मतलब एक सेपरेट ऑब्लिगेशन माना जाता है। तो ये लाइबिलिटी है बेसिकली कंपनी की, ठीक है, और एक गुड्स डिलीवर करना तो था ही। तो ये 2000 और 200 स्टैंड अलोन प्राइस है, मतलब अगर कंपनी खाली ये देती तो इनकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। वो फाइंड आउट किया, 2200 आ गया। 2000 को अपन ने डिवाइड कर दिया, रेशो में डिवाइड करना बहुत सिंपल काम होता है। 2000 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 2000, तो रेवेन्यू जो आज रिकॉर्ड हो सकती है वो 1818 हो सकती है, और लॉयल्टी पॉइंट्स की जो रेवेन्यू है वो हम कब रिकॉर्ड करेंगे? फ्यूचर के अंदर। तो अगर जब भी हमारे पास कस्टमर लौट के आएगा, ठीक है, तो फिर कंपनी एंट्री डाल देगी, लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। अगर कस्टमर नहीं आया लौट के, तब भी कंपनी ये एंट्री डाल सकती है, क्योंकि रेवेन्यू तो बुक करेगी ही। क्लियर हो गया? ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की कोशिश करी है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, आप कंपनीज मतलब आपने देखा होगा ऑफर चल रहे होते हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट 1 एंड गेट अ गिफ्ट, ठीक है, वही बाय 1 गेट 1, ठीक है, बाय 1 गेट 1, ठीक है, बाय 1 गेट 2, ऐसे करके ऑफर चलते रहते हैं। अब मान लो कि आपको क्या है कि आप कहीं पिज्जा खाने गए, ठीक है, अब पिज्जा जो है, पिज्जा के साथ एक ऑफर चल रहा है कि भाई आप सपोज इतने रुपए का पिज्जा लोगे तो आपको एक वहां पे पेप्सी भी फ्री मिलेगी, ठीक है, पेप्सी कोक वगैरह फ्री मिलेगी आपको, ठीक है, और आपसे पैसे लिए टोटल 400 रुपए। बोले 400 के अंदर आपको क्या मिल रहा है? पिज्जा भी मिल रहा है और पेप्सी भी मिल रही है, ठीक है ना। वैसे पिज्जा जो है वो लोग 400 में ही देते हैं, बट उस दिन क्या है, वो पेप्सी भी उसके साथ फ्री दे रहे हैं। तो अब यहां पे क्या है, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे? पिज्जा अलग और पेप्सी अलग। जब स्टेप 2 पढ़ते हैं हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, जैसे स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, स्टेप 2 क्या है कि आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, डिस्टिंक्ट है आपस के अंदर। डिस्टिंक्ट की कंडीशन अगर आपको ध्यान हो तो डिस्टिंक्ट की कंडीशंस क्या होती है कि कब मानी जाएगी वो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सेपरेट? जब कस्टमर जो है वो इनसे बेनिफिट ले सकता है, ठीक है, अकेले अकेले इंडिविजुअली भी बेनिफिट ले सकता है, इंडिविजुअली भी बेनिफिट ले सकता है। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या है? एंड लगा हुआ है बीच में, तो दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए कि ये दोनों गुड्स इंटीग्रेटेड नहीं है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, मींस सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। तब जाके हम बोलते हैं कि ये क्या है? डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है ये फॉर 15? डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है कि जब कस्टमर उस गुड्स से
इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकता है, कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन, ठीक है, अगर अकेले ले ले तो बेनिफिट ले सकता है। और दूसरा वो दोनों गुड्स जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल क्या होता है, मतलब कि वो इट शुड नॉट बी इंटीग्रेटेड, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब जैसे पेप्सी और पिज्जा और पेप्सी है, तो कैसे पता लगता है कि कस्टमर उनसे इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकता है? आप चेक करोगे कंपनी उसको अलग अलग बेचती है क्या। तो आप जाओ, आप मान लो मैकडी चले गए, ठीक है, मैकडी में आपने, चलो मैकडी में तो बर्गर नहीं मिलता, वो सॉरी पिज्जा नहीं मिलता, ठीक है, मान लो आप डोमिनोज चले गए, ठीक है, डोमिनोज या पिज्जा हट चले गए। तो डोमिनोज या पिज्जा हट गए, वहां पे आपको क्या है कि पिज्जा भी मिल रहा है और पेप्सी मिल रही है। और उसका जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पिज्जा अगर आप ले, तो आज स्कीम चल रही है कि पिज्जा ले लोगे तो आपके साथ इतने रुपए का, 400 रुपए का पिज्जा ले लोगे तो आपको वर्थ रुपीज वो जो 100 की पेप्सी बेचते हैं वो फ्री मिल जाएगी आपको, ठीक है। बट कंपनी ये दोनों अलग अलग भी सेल करती है, ठीक है। और ये दोनों कोई इंटीग्रेटेड तो है नहीं, कोई डिपेंडेंट तो है नहीं कि भी पिज्जा लिया तो फिर पेप्सी लेनी जरूरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। तो ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है 400। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी है, स्टैंड अलोन प्राइस को हम बोलते हैं एसएपी शॉर्ट में ना, ठीक है। स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है, अगर खाली खाली पिज्जा लोगे तो कितने का पड़ेगा, या खाली कंपनी पिज्जा बेचती है तो कितने का बेचती है, और पेप्सी बेचती है तो कितने की बेचती है। सपोज पिज्जा वो बेच रही है 400 का, पेप्सी बेच रही है 100 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा 400 और 100 के अंदर। तो कितना हुआ, ये हो गया 320 और 80। डिवाइड कैसे करते हैं भाई, 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 400, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये पिज्जा की वैल्यू निकल गई कितनी, 320। तो हम पिज्जा की सेल कितनी दिखाएंगे, हम पिज्जा की सेल 320 दिखाएंगे, पेप्सी की दिखाएंगे कितनी, 80। हम ये नहीं कह सकते कि हम बोलेंगे पिज्जा हमने कितने का दिया, 400 का दिया और पेप्सी फ्री, तो पेप्सी की सेल 0, ऐसे नहीं कर सकते। हम एंट्री क्या डालेंगे, कंपनी एंट्री क्या डालेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 400 से। डोमिनोज एंट्री क्या डाल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल फ्रॉम पिज्जा 320, टू सेल फ्रॉम पेप्सी 80, ठीक है, ऐसे एंट्री डालेंगे रेवेन्यू बुक करने की। क्लियर हुआ। आपने देखा होगा कई बार साबुन आते हैं, साबुनों के साथ ऐसे बाय 2 गेट 1 ऐसे करके ऑफर आता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा उसमें देते हैं, टेप चिपका के देते हैं साइड में, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि पाउडर्स आते हैं जो टेलकम पाउडर्स होते हैं, उसके अंदर भी कई बार एक पाउडर के साथ दूसरा पाउडर फ्री, ठीक है। मान लो आपने 300 ग्राम का डब्बा लिया टेलकम पाउडर का, 50 ग्राम का डब्बा फ्री आ गया, ठीक है। मान लो कोई सा भी आपने पाउडर यूज किया, टेलकम पाउडर आप जानते हो। तो फिर अब इस केस में क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे, क्या कंपनी 50 ग्राम के कोई एंटर नहीं डालेगी, कोई वैल्यू नहीं लिखेगी? लिखती है, बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये कंपनी जो है वो 500 रुपए में ये पूरा ऑफर दे रही है, ठीक है भाई, 300 ग्राम के डब्बे के साथ 50 ग्राम का डब्बा फ्री। तो आप देखो मार्केट में 300 ग्राम के डब्बे की क्या कीमत है, मान लो 500 ही चल रही है। 50 ग्राम के डब्बे की कितनी कीमत चल रही है, मान लो 60 रुपए चल रही है। तो 500 और 60, तो 500 डिवाइडेड बाय 560 इंटू 500, ये आ गई आपको 300 ग्राम के डब्बे की वैल्यू। बाकी जो बचा हुआ है 500 में से लेस कर दोगे तो 50 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, कितनी आ गई, 446। तो कंपनी 54 रुपए से तो एंट्री डालेगी 50 ग्राम की डब्बे की, अब इसको 0 नहीं कर सकती, ठीक है ना, और 446 यहां पे एंट्री डालेगी। समझ में आया क्या आपको? ऐसे काम होता है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, आपको पता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जैसे स्कीम चला देते हैं, मान लो कि
ACCA का पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट को, और F7 पेपर ले लो, F8 ले लो और F9 ले लो, F5 आपको फ्री मिल जाएगा। ऐसे करके हमने स्कीम चलाई यहाँ पे, ठीक है ना। ये 4 पेपर्स, मतलब आपको पूरा 4 पेपर का आपको कॉम्बो दे रहे हैं। आप सिंपल ये कह सकते हो कि 3 पेपर की प्राइस में आपको 4 पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हर पेपर की प्राइस सिंप्लिसिटी के लिए 10-10 हज़ार रुपये है, तो वैसे तो 40,000 प्राइस होती है, लेकिन आपको कितने में मिल रहा है, 30,000 में मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो 3 पेपर आप ले जाओ और साथ में F5 फ्री में ले जाओ। F5 सबकी कीमत वैसे 10-10 हज़ार है, सपोज इंडिविजुअली अगर सेल करें तो हम लोग। तो क्या करेंगे, क्या ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? बिल्कुल, हम लोग अलग अलग पेपर्स भी बेचते हैं। कोई स्टूडेंट बोले F7 पेपर दे दो, हम ACCA का F7 पेपर दे देते हैं उसको। कोई F8 मांगेगा तो F8 दे देंगे, F9 मांगेगा तो F9 दे देंगे, F5 मांगेगा तो F5 दे देंगे। क्या ये पेपर आपस में इंटीग्रेटेड है? F7 पढ़ोगे तो F8 का उसमें क्या मतलब, F8 उस टाइम पे पढ़ना जरूरी है F7 का एग्जाम देने के लिए? है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअली बच्चे एग्जाम देते हैं, कोई आपस में ऐसा इंटीग्रेटेड नहीं होता। तो अब क्या करें इस केस में? हम लोग क्या F5 की जो सेल हुई है वो इस केस में 0 मान लेंगे? नहीं, हम इसको यहाँ पे 10,000 के हिसाब से सबको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से 30,000 की टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? तो ये है। बाकी एग्जाम्स में तो इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी क्या है कि एक आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के हिसाब से बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंट्स में क्या है, आपको अपडेटेड रहना चाहिए, चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। अब आप कंपनीज में भी ये चीजें देखोगे, आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। हालांकि और भी चीजें हैं इसके अंदर, बट अब आपके माइंड में एक चीज तो गई होगी कम से कम कि अगर मान लो डिस्काउंट वाउचर्स हैं या फिर क्या है, लॉयल्टी पॉइंट्स है, तो वो लाइबिलिटी है, ठीक है ना। और उस लाइबिलिटी को कब हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? जब वो पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे या फिर एक्सपायर हो जाएंगे, तब। इतनी बेसिक बात तो मिनिमम आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, थैंक यू।